चलो यहाँ देखो एक बार, लास्ट क्लास मेरे ख्याल में ये एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया था ज्यादा ज्यादा। आज इसके आगे बढ़ रहे हैं, इसको पढ़ो आप लोग और 5 स्टार लगा लेना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो यहाँ देखो, करते हैं बात इस पे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एंड मैं पूरा श्योर हूं कि यहाँ से शायद आपको हाफ ईयरली देना है, हाफ ईयरली के बाद में आपको प्री बोर्ड देना है, फिर बोर्ड देना है। इन 3-4 एग्जाम में से कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में ये आपके आएगा ही आएगा, निश्चित। ठीक है, तो चलो इस पे बात करते हैं। पढ़ो एक बार। 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक इन इतना आवर्स। मतलब 2 टैप है, दोनों मिला के अगर एक साथ काम करने लग जाए तो इतने घंटे में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा, ऐसा क्वेश्चन हमको बोल रहा है। फिर ये कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। इस लाइन का मतलब ये है, मतलब पहले लाइन का मतलब है कि 2 टैप है मेरे पास में, एक थोड़ा सा बड़ा टैप है और एक थोड़ा सा पतला टैप है। दोनों टैप को एक साथ अगर चला के छोड़ दिया तो इतने टाइम के बाद में मेरा जो भी टैंक है वो पूरा भर जाएगा। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अकेला अकेला चला के छोड़ोगे तो बड़े वाले टैप को जो टाइम लगेगा वो छोटे वाले टैप के टाइम से 10 घंटा कम हो। ये छोटे वाले टाइम को मतलब टैप को जितना टाइम लगेगा, बड़े वाले को उससे 10 घंटा कम लगेगा, ऐसा ही बोलना चाह रहा है। फिर आगे ये कह रहा है कि फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन फिल द टैंक सेपरेट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? एक बार और बोलो, आप मेरे को जो है वो रिप्लाई करना जो मैं पूछ रहा हूं उसके ऊपर। दोनों अगर एक साथ काम करेगा तो कितने टाइप में कितने टाइम में टैंक भर जाएगा? 93/8 आवर्स। एक बार फिर पूछता हूँ, दोनों टैप अगर एक संग एक्टिवेट करके हम छोड़ दें, एक संग हम चला के छोड़ दें उसको, तो कितने टाइम में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा? 93/8 आवर्स में। अच्छा, इसको अगर मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में सोचना चाहूं तो क्या हो जाएगा? 72 + 3 75/8 आवर्स। इतने देर में पूरा टैंक भर जाएगा अगर मैं दोनों टैप चला के छोड़ दूं। सही कह रहा हूं शेर? आगे ये कह रहा है कि दोनों टैप को अगर अकेला अकेला चलाओगे तो छोटे वाले टैप को पतले वाले टैप को जितना टाइम लगेगा, बड़े वाले टैप को मोटे वाले टैप को उससे ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। कितना कम लगेगा? 10 घंटा कम लगेगा। और फिर हमको बोल रहा है कि दोनों टैप को इंडिविजुअली कितना कितना टाइम लगेगा, ये चीज आप मेरे को कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, अब इसको सोचने का, सॉल्व करने का तरीका क्या है वो मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ में। थोड़ा ध्यान से देखते जाना, कुछ कहीं पर भी कंफ्यूजन और डाउट हो तो पूछना। एक बार मैं ऐसे जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ, मेन सोल्यूशन पे थोड़ी देर के बाद चलेंगे। ठीक है, आप ऐसा इमेजिन करो कि एक कोई ऐसा टैंक है मेरे पास और उसके ऊपर में इस टाइप का कोई एक टैप है। सपोज करो कि इस टैप को अकेला अकेला इस पूरे टैंक को फिलअप करने के लिए 10 आवर्स चाहिए। कितना चाहिए बताओ? 10 आवर्स। तो 1 आवर के बाद में, इन 1 आवर, ठीक है ना, थोड़ा सा टैंक का पार्ट तो भर जाएगा शायद। 1 घंटे तक अगर मैं इसमें से पानी निकलने दूं तो थोड़ा सा टैंक का पार्ट तो भरेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि ये कितना पार्ट हो? अगर कंप्लीट 10 आवर्स में भर जाता तो 1 घंटे में कितना पार्ट भर चुका होगा? 1/10। ये समझ में आता है? अगर पूरा का पूरा टैंक कितने देर में भर जाएगा? 10 आवर्स में, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1/10। इसी तरीके से सपोज करो कि एक और पाइप होता मेरे पास में जो इंडिविजुअली चला देने पे इस पूरे टैंक को मान लो कि 15 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर दे, तो वो 1 आवर में कितना फिल कर? ये समझ में आता है ना कि टोटल जितने टाइम में भर देगा, कंप्लीटली जितने टाइम में भर देगा, 1 घंटे में 1/2 उतना पार्ट फिलअप कर देगा। अब आप एक सिचुएशन सोचो कि जहां पे आपके पास में 2 टैप होते, ठीक है, एक टैप इधर भी होता 15 घंटे वाला और मान लो कि एक टैप में इधर से लगा देता 10 घंटे वाला। कहने का मतलब ये वाला पाइप अकेला 15 आवर्स में पूरा भर सकता है और ये वाला पाइप अकेला 10 आवर्स में पूरा भर सकता है। अब अगर मैं दोनों को 1 घंटे के लिए चला के छोड़ दूं, उस सिचुएशन में जो पानी जमा होगा यहाँ पे उसका क्वांटिटी कितना होगा बताओ? ये वाला 1 घंटे में कितना दे देगा बताओ? 1/15। और ये वाला 1 घंटे में कितना दे देगा? 1/10। लेकिन दोनों पानी तो इसी टैंक में आके स्टोर हो रहा है। टोटल कितना पानी स्टोर हो चुका होगा? 1/15 + 1/10। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं है? फिर से एक बार बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक टैंक है, एक पाइप है। अगर इस पाइप को चला के छोड़ देते हो तो 10 घंटे के बाद में पूरा टैंक फिल हो जाएगा आपका। 1 घंटे में कितने टैंक का पार्ट भर चुका होगा? 1/10 पार्ट भर चुका होगा। फिर से टैंक है, फिर से पाइप है, 15 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। तो 1 घंटे में टैंक का कितना पार्ट भर चुका हो? 1/15। दोनों इस टाइप के पाइप को एक साथ चला के छोड़ दोगे तो कितना पार्ट भर चुका होगा? इसके वजह से 1/15 पार्ट भर गया होगा, इसके वजह से 1/10 पार्ट भर गया होगा। सिंस सारा पानी एक ही जगह पे स्टोर हो रहा है तो टोटल कितना भर गया होगा? 1/15 + 1/10।
रिपीट करूं कि हो जाएगा? आगे चल सकते हैं यहां से। अब आप इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सुनना और समझने का ट्राई कर, ठीक है? मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं कि लेट टाइम टेकन, एक बार लिखना मत, हाँ, टेकन बाय स्मॉलर पाइप इज इक्वल्स टू x आवर्स। मतलब अगर स्मॉलर पाइप अकेला अकेला काम करता है तो मैं मान के चल रहा हूं कि x आवर्स में वो पूरा का पूरा टैंक भर देगा। इस केस में टाइम टेकन बाय लार्जर पाइप कितना होगा बताओ? लार्जर पाइप इज इक्वल्स टू, बोलो, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है शायद? ठीक है, चलेगा। अब एक स्टेटमेंट मैं लिखने जा रहा हूं, ये थोड़ा सोच समझ के आप लोग बता। पार्ट ऑफ टैंक filled by both pipe in 1 hour, ये आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? जैसे ये 15 आवर्स में भर रहा था, ये 10 आवर्स में भर रहा था, तो इसके लिए कितना आया 1 आवर का 1/15, और इसके लिए 1 आवर का कितना आया 1/10। और अगर दोनों को एक साथ चला के छोड़ा है, सारा पानी उसी टैंक में जमा हो रहा है, तो कितना हो गया 1/10 प्लस 1/15। तो इस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू माई एजम्पशन वो कितना होना चाहिए बताओ? 1/x प्लस 1/x माइनस, ये चलेगा। फिर उसके बाद में एक और इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में कि दोनों टैप को अगर एक साथ आप टैंक में लगा के छोड़ देते हो तो इतनी देर में पूरा टैंक भर जाएगा, ठीक है ना? मैं आता हूं, बोथ पाइप कैन टुगेदर फिल द टैंक इन कितना 9 3/8 आवर्स, दैट इज कितना 75/8 आवर्स। अभी इससे अगर मैं सोचूं कि पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर बाय बोथ पाइप, तो क्या हो जाएगा बोलो? मेरे ख्याल में 8/75, ये नहीं समझ में आ सकता, हो सकता है आपको, तो आप ऐसा सोचो कि जैसे 10 आवर में अगर पूरा भर रहा था तो 1 आवर में कितना आ रहा था 1/10, 15 में पूरा भर रहा था तो 1 आवर में कितना आ रहा था 1/15। यहां पर पूरा कितनी देर में भर रहा 75/8 में, तो 1 घंटे में कितना भरा हो 1/75/8 विच इज एक्चुअली इक्वल टू हाउ मच 8/75। अभी मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इस स्टेटमेंट का मीनिंग और इस स्टेटमेंट का मीनिंग सेम है कि अलग अलग? सेम ही है। यहां पर वैल्यू कितना है मेरा 1/x प्लस 1/x माइनस 10, और यहां पर वैल्यू कितना है मेरा 8/75। तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अब मैं कह सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल्स टू हाउ मच 8/75। देखो समझ आया कि नहीं है? अब 2 मिनट मेरी तरफ देखना। आज ये फर्स्ट टाइम था, इसीलिए हमने इतना डिटेल में इस पे डिस्कशन किया और सब कुछ डेवलप किया। आज के बाद में आप इतना तामझाम मत कर। आज के बाद में जब भी ये पाइप और टैंक वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको मैं एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, आप वो ट्रिक याद करके रखना, आपका काम हो जाएगा। ट्रिक ये है कि दोनों पाइप का जो इंडिविजुअल टाइम है, दोनों पाइप का कौन सा टाइम इंडिविजुअल टाइम, उनके रेसिप्रोकल का सम। जैसे पहले पाइप का टाइम हमने कितना लिया था x, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x। दूसरे पाइप का टाइम कितना हुआ x माइनस 10, उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10। इन दोनों के टाइम के रेसिप्रोकल का सम टोटल इज इक्वल्स टू टोटल लगने वाले टाइम का रेसिप्रोकल, इज इक्वल्स टू टोटल लगने वाले टाइम का रेसिप्रोकल। एकदम आप ये वाले लाइन को आप दिमाग में सेट करके रखना कि इंडिविजुअल टाइम का सम इज इक्वल्स टू टोटल टाइम का रेसिप्रोकल, और आपका इक्वेशन आ जाएगा, वहां से आप सॉल्व कर सकते। क्लियर है मेरे ख्याल में? यहां तक लिखूं फिर आगे बताता हूं। हो गया ये वाला भी? देखो इसको धीरे धीरे सॉल्व करना भी स्टार्ट करते हैं। जिनको कॉन्फिडेंस है कि खुद से हो जाएगा, खुद से ट्राई करो। यहां से मेरे ख्याल में एलसीएम ले सकते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा बताओ? एक्स इंटू एक्स माइनस 10, ऊपर क्या आएगा x-10 प्लस एक्स, और उस तरफ कितना आपके पास में 8/75। दिस एम्प्लाइज x प्लस एक्स का वैल्यू 2x माइनस 10 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय कितना 75। अब यहां से
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 75 इंटू 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x। खोल दो पूरा, तो 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। सबको राइट साइड ले चलो, तो 0 इक्वल्स टू 8x स्क्वायर और माइनस 80 माइनस 150 मिला के शायद से माइनस 230x और प्लस 750। अब साइड स्विच कर लो, तो 8x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। 2 से शायद सारा डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा बताओ 4x स्क्वायर और बोलो माइनस 1 फिर 1 और 5x और यहां से शायद से प्लस 375 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म मेरे ख्याल में इसका 100 और 15 होगा। हाँ, तो 4x स्क्वायर माइनस 100 प्लस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। इनमें से कॉमन 4x x माइनस 25, इनमें से कॉमन माइनस 15 और यहां से भी x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहां से दिस एम्प्लाइज मेरे ख्याल में 4x माइनस 15 और अंदर बचेगा क्या x माइनस 25, दिस इज इक्वल्स टू 0। फिर यहां से मेरे ख्याल में x इक्वल्स टू कितना 15/4 और यहां से x इक्वल्स टू 25। ठीक है यहां तक। अच्छा, ये जो x है ये हमारे एजम्पशन के हिसाब से क्या चीज का टाइम था, छोटे वाले पाइप का, स्मॉलर पाइप। और लार्जर पाइप का टाइम कितना था हमारे लिए बताओ x माइनस 10। तो ये हमारे x का वैल्यू हो गया। अब हम x माइनस 10 को भी एक बार एक्सप्लोर करके देखते हैं कि आंसर क्या है। नीचे लिखो देयरफॉर x माइनस 10 इक्वल्स टू, यहां पर आएगा मेरे ख्याल में 15/4 माइनस 10 और वहां पर आएगा शायद से 25 माइनस 10। सही कह रहा हूं क्या? यहां से एक्सप्लोर करने पे एलसीएम विल बी 4, ऊपर 15 माइनस 40 और सॉल्व करके ये दे देगा आपको माइनस 25/4 और यहां पे शायद से कितना आ जाएगा 15। तो इसके नीचे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि टाइम का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा अल्टीमेटली जो आंसर है वो होगा 25 आवर्स एंड 15 आवर्स। 25 आवर्स फॉर द स्मॉलर पाइप एंड 15 आवर्स फॉर द लार्जर। ठीक है, चलो आगे चल रहे हैं। इसमें भी आप 5 स्टार लगाओ, आराम से टेक योर टाइम, पढ़ो आप पहले अच्छे से, फिर अपन बात करो। चलो 2 मिनट सुनना जो मैं कह रहा हूं। जनरली मैं हर क्वेश्चन में आपको ये बोलता हूं क्वाड्रेटिक के अंदर में कि आप कोशिश करो कि एक वेरिएबल में ही सब कुछ आप डेवलप करो। लेकिन इसके पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आ रखा है जिसमें जबरदस्ती हमको 2 वेरिएबल की तरफ जाना पड़ा। एंड दिस इज ऑल्सो अनदर क्वेश्चन जिसमें स्टेप नंबर 1 से 2 वेरिएबल लेना ही पड़ेगा आपको एक बार, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वो 1 वेरिएबल में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में? पढ़ते हैं, देखो इसको। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज इतना, मतलब 2 स्क्वायर है मेरे पास में अलग अलग, जिसके एरिया का सम कितना है 468। फिर आगे बोल रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज हाउ मच 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज हाउ मच 24, तो हमको क्या फाइंड करना है उन दोनों स्क्वायर का साइड। अब देखो दो अलग अलग स्क्वायर का अगर बात कर रहा है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि एक थोड़ा सा साइज में क्या होगा बड़ा होगा और एक थोड़ा सा साइज में क्या होगा छोटा होगा। हम एक काम करते हैं कि बड़े वाले के साइड लेंथ को x मान लेते हैं, छोटे वाले के साइड लेंथ को y मान लेते हैं। देख के समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली x का क्या रिलेशन होगा y के साथ, x ग्रेटर देन y। ठीक है, फिर आपके लिए एक टास्क है, देखो कि इस लाइन को आप इक्वेशन में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हो। दोनों के एरिया का सम इज इक्वल्स टू 468। किसी का साइड लेंथ अगर x है तो उसके एरिया का वैल्यू कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता था साइड स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। और किसी का साइड लेंथ अगर y है तो उसके एरिया का वैल्यू कितना होगा y स्क्वायर। सवाल क्या बोलना चाह रहा है कि दोनों का एरिया मिला के कितना होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। ये हो गया आपका इमीडिएट एक इक्वेशन, चलेगा।
फिर ये बोल रहे हैं कि दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए 24। अब आप पहले मेरे को ये बताओ कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा। पेरीमीटर का मतलब था टोटल बाउंड्री लेंथ, ठीक है। ये पार्ट का वैल्यू कितना है x, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x, कितने बार x है बताओ 4x। सिमिलरली इसका एक साइड y, दूसरा साइड भी y, तीसरा भी y और चौथा भी y, तो इसका टोटल बाउंड्री लेंथ कितना हो जाएगा 4y। और जो वैल्यू आपको डिफरेंस का दिया हुआ है कितना दिया हुआ है ये बताओ, मेरे ख्याल में 24। तो इसके पेरीमीटर का वैल्यू फिर से बताओ एक बार 4x, उसके पेरीमीटर का वैल्यू 4y। 4x और 4y में आपके हिसाब से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। 4x बड़ा होगा और 4y क्या होगा छोटा होगा। सवाल कहता है कि बड़ा वाला पेरीमीटर माइनस छोटा वाला पेरीमीटर इक्वल्स टू कितना 24। क्लैरिटी है इस चीज को लेके। तो दूसरा सिचुएशन मेरे ख्याल में हम लोग को दिया हुआ 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू कितना 24। इसको शायद 4 से डिवाइड कर सकते हो, क्या बचेगा बोलो, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। यहां तक समझ में आया। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे पास में ये है कि ये भी दो वेरिएबल में है, ये भी दो वेरिएबल में है, फिलहाल मैं सॉल्व नहीं कर सकता इस, तो मुझे कुछ एक काम करके इनमें से किसी एक को एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना होगा सो दैट कि नया सिचुएशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए मेरे माइंड में आइडिया ये है कि x का वैल्यू यहां से कितना निकलेगा बताओ, y प्लस 6। x का वैल्यू कितना निकलेगा बताओ y प्लस 6। अब वो y प्लस 6 जो है वो अगर मैं इसमें पुट कर दूं, मान लो कि ये इक्वेशन 1 है, ये वाला इक्वेशन 2 है, तो एक लाइन हम ऐसा लिख सकते हैं कि यूजिंग 2 in 1। आप बताओ क्या निकलेगा, x के जगह पर क्या यूज करोगे आप, y प्लस 6 का होल स्क्वायर, आगे बोलो प्लस इज इक्वल्स टू बोलो 468, होल दोगे तो क्या आएगा बोलो, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। फिर वाई स्क्वायर मिला दोगे तो कितना 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये 36 है, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो कितना आएगा -432 इज इक्वल्स टू 0। आई होप कि यहां तक समझ में आ रहा होगा। फिर इन सारे में मुझे लग रहा है कि 2 से डिवाइड कर सकते हो, क्या हो जाएगा बोलो, एक सेकंड, 2y स्क्वायर माइनस 12y माइनस 432 इक्वल्स टू 0, यही था ना शायद। अच्छा नहीं, ये प्लस था, ठीक है। 2 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा बोलो, प्लस 6y माइनस 216, ऐसा, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब दो नंबर है ऐसा चीज जिसको इंटू करने पे कितना है 216 और माइनस करने पे कितना आ जाए 6। यहाँ के लिए वो नंबर्स 18 और 12 होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 18 माइनस 12y और -216 इक्वल्स टू 0। खोल देने पे वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज इनमें से y कॉमन, क्या बचेगा y प्लस 18, इनमें से -12 कॉमन, मेरे ख्याल में y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हो, y प्लस 18, अंदर क्या बचेगा y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सो आइदर y इक्वल्स टू -18 और y इज इक्वल्स टू हाउ मच 12। नेगेटिव तो हो नहीं सकता साइड लेंथ का वैल्यू, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके नीचे क्या लिख दोगे आप, नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर यू कैन से कि y इक्वल्स टू कितना हो गया 12। अच्छा x का और y का रिलेशनशिप क्या था, y प्लस 6, इक्वेशन 2 इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 18। तो ये 12 मीटर और ये वाला कितना हो जाएगा आपका 18 मीटर, ये आपका आंसर। ठीक है मेरे ख्याल में, कर लो कॉपी कर लो, एक लाइन में लिखवा देता हूँ, लिखो लेट द साइड्स let the sides of the squares let the sides of the squares be x and y respectively. Let the sides of the squares be x and y respectively where x greater than y, where x greater than y। अब लिखो according to question x square plus y square equals to 468, x square plus y square equals to 468, equation 1, and 4x minus 4y equals to 24। इसको सिंप्लीफाई कर करके यहां तक पहुंच जाओ, इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 2 और बाकी आप यहां से कंटिन्यू कर सकते। चलो अगला पेज देखो, करो फटाफट कॉपी करो। चलो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो एक, नेचर ऑफ रूट्स, नए पेज पे लिखना, हाँ नए पेज पे हेडिंग लिखो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स।
थोड़े टाइम के लिए जब तक मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप कुछ भी कॉपी डाउन मत करना, पहले अच्छे से सारी चीज को समझ लो, फिर हम एक एक करके जो है वो लिखना स्टार्ट करें। टॉपिक है आप लोग का नेचर ऑफ रूट्स। क्या चीज के रूट्स के बारे में बात करेंगे? तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके कॉन्टेक्स्ट में आप याद करो कि d इज इक्वल्स टू हम ले सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट NEN। ठीक है, पहले इस चीज को थोड़ा समझो, ये डेफिनेशन जैसा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप देखें जो इसका फॉर्मेट है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इस फॉर्मेट के कॉन्टेक्स्ट में d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाएगा बताओ? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोला जाएगा बताओ? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताओ। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या बोलोगे? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हो? d से रिप्रेजेंट करते। अब क्या है कि वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के बाद में इस बेचारे का जो आंसर है वो मेरे ख्याल में 3 तरीके का हो सकता है। कितने तरीके का हो सकता है? 3। क्या क्या हो सकता है? आ रहा हूं उस पे, एक सेकंड रुक जाओ। इसका आंसर 3 तरीके का पॉसिबल है इस चीज का, वो 3 तरीके पे हम एक एक करके बात करें। देखना ध्यान से। पहला पॉसिबिलिटी है कि डी का जो आंसर है ना वो सॉल्व करने के बाद में 0 से बड़ा आ जाए, कुछ पॉजिटिव नंबर आ जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वैल्यूज डाल के सॉल्व करने के बाद में डी का आंसर 0 खुद आ जाए। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि इसको सॉल्व करने के अंदर डी का आंसर लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 0 आया कोई भी सिचुएशन, इस सिचुएशन में इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर के बारे में एक कमेंट है, वो कमेंट में लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि इट विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और इट विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब ये वाला इक्वेशन विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। चलेगा मेरे ख्याल में। अगला सिचुएशन है कि डी का वैल्यू क्या हो सकता है बताओ? इक्वल टू 0। इस टाइम पर कमेंट है कि इट विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। और वापस से इट विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स मतलब कौन, किसके पास में रियल एंड इक्वल रूट्स होगा? तो इस इक्वेशन के पास में रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। थर्ड सिचुएशन पे कमेंट हमारा होगा कि इट विल हैव नो रियल सोल्यूशन। ये कभी कभार हम लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं कि इट विल हैव क्या, इमेजिनरी सोल्यूशन या रूट्स। ठीक है, अब ये क्या है, क्यों है, कैसे है, उसको भी थोड़ा कमेंट कर देता हूं। आपको लीनियर इक्वेशन याद है? लीनियर इक्वेशन में हमारे पास में 2 इक्वेशन होता था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होता था? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप इनको सॉल्व करने का ट्राई कर लेते हो तो लास्ट में कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपके पास में आ जाता था। फिर हमने इनके बारे में एक और चीज पढ़ा था कि बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद में यूनिक सोल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा कि नो सोल्यूशन आएगा। वो क्राइटेरिया क्या था? यूनिक के लिए a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, इनफाइनाइट के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, और नो सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। मतलब ये टेक्निक लगा के बिना सॉल्व किए भी आंसर कैसा आएगा ये आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसी तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आंसर कैसा आएगा इस चीज का प्रेडिक्शन आप डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू के हेल्प से कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट आया ग्रेटर देन 0 तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आपके पास में आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया किसी इक्वेशन के लिए इक्वल टू 0 तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में रियल एंड इक्वल आंसर आएगा। और अगर किसी का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आया लेस देन 0 तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स आएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा फील करवाने के लिए कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाना चाहूंगा। डी का फॉर्मूला फिर से बताओ एक बार, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप थोड़ा ना ध्यान से यहाँ पे देखते रहे।
ठीक है, पहला कंडीशन में लेता हूं डी ग्रेटर देन 0 की। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल पुट ऑन करूंगा। देखो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहले आप बताओ कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके हिसाब से है कि नहीं? बी लाउड एंड फास्ट, है कि नहीं है? क्या आप मेरे को इसका डी बता सकते हो कितना आएगा? डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना बताओ? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, इसका वैल्यू 25, उसका वैल्यू 24, सॉल्व करके कितना आया? 1। तो डी का जो आंसर आया आपका यहाँ पे वो कौन सा आया? ये किस कैटेगरी का है? ग्रेटर देन 0। तो डी हो गया आपका ग्रेटर देन 0। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका रूट्स मेरे को खोज के बताओ, तो आप तो वो फॉर्मूला लगा सकते हो ना, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय कितना? 2a। ये समझ में आ रहा है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर ऑलरेडी आपका कितना आ रखा है? 1। तो वो चीज उसके जगह पर बिठा दो, अलग से पूरा कैलकुलेशन वापस रिपीट मत करो। क्या होगा बताओ? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी कितना है आपका? 5। तो -5 प्लस माइनस रूट ओवर कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय कितना? 2 इंटू 1। तो सॉल्व करने पे ये हो जाएगा -5 रूट ओवर 1 का आंसर कितना होगा? 1। तो -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 1। यहां से कितना आंसर आएगा? 1 की 2? क्या क्या होगा, मतलब क्या है आप लोग को? 1 आएगा, अच्छा सॉरी, डिनोमिनेटर में 2 आएगा। क्या क्या होगा ये याद है आप लोग को? -5 प्लस 1/2 कॉमा -5 माइनस 1/2। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा -4/2 यानी कि -2, और ये हो जाएगा -6/2 यानी कि -3। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलेगा ये वाला चीज। और अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि डी ग्रेटर देन 0 जब था तो मेरे पास में कितना आंसर आया है? एक्स। दो अलग अलग आंसर है। यही चीज तो हम यहाँ प्रेडिक्शन करने का ट्राई कर रहे थे। ठीक है, फिर सपोज करो कि किसी का अगर डी इक्वल टू 0 हो, इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले ये बताओ कि ये इक्वेशन आपके हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? इसका डी कितना आएगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो सॉल्व करने पे कितना बोलूं? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा बताओ? 16 माइनस 16 कितना आ रहा है? 0। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को सॉल्व करके उसका आंसर भी बताओ, तो क्या लिखोगे बताओ? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस। सो एक्स इक्वल्स टू कितना बोलूं? बी का वैल्यू -4 प्लस माइनस रूट अंडर 0 बाई 2 इंटू 1। सो एक्स इक्वल्स टू कितना? -4, इसका वैल्यू तो 0 ही होगा, तो +0/2, और दूसरा -4 -0/2। एक्स इक्वल्स टू सॉल्व करने पे इसका आंसर भी -2, उसका आंसर भी -2। ठीक है, तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डी इक्वल टू 0 आएगा उसको सॉल्व करने के बाद में आपको कैसा मिलेगा? रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा। और अगर किसी इक्वेशन का डी का वैल्यू क्या होगा? लेस देन 0, इसका भी एग्जांपल ले सकता हूं मैं। मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ले लो, इसका डी कितना होगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 1 -4 इंटू 1 इंटू 1। सॉल्व करने पे 1 -4, आंसर में कितना आ रहा है? -3। ये समझ में आ रहा है? और x अगर आप सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो क्या निकलेगा फॉर्मूला आपका? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस। जब वैल्यू पुटिंग का काम कर दोगे तो x इक्वल्स टू कितना? -1 प्लस माइनस रूट अंडर -3 बाई 2 इंटू 1, तो 2। और ये हो जाएगा नो सोल्यूशन। क्यों नो सोल्यूशन? क्योंकि रूट अंडर नेगेटिव नंबर क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका फर्दर कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इससे अल्टीमेटली देखो, मैं फिर से बोलूंगा, सीखने का आपके लिए इतना ही था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव, तो रूट्स कैसा होगा उसका? अब थोड़ा फास्ट बोलना है। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? नहीं नहीं, समझे नहीं। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? पॉजिटिव, तो रूट्स कैसा होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा? इक्वल टू 0, तो रूट्स कैसा होगा? रियल एंड इक्वल। डिस्क्रिमिनेंट आएगा लेस देन 0, तो रूट्स कैसा होगा? नो सोल्यूशन या फिर इमेजिनरी रूट्स। और किसका रूट्स किस तरीके से बिहेव करेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो इसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। आप ये वाला पेज जो है वो अपने कॉपी में कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हैं यहां से फिर। डन, ये वाला ये भी समझा दिया। ये सब बकवास पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। अभी आपके एनसीईआरटी का आखिरी एक्सरसाइज आपकी किताब में ये अभी के लिए 4.3 होगा शायद। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या दिया बताइए? ये कह रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, वो कैसे फाइंड करेंगे हम? डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से। उसके आगे बोल रहा है ये, फॉर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब अगर रूट्स का वैल्यू रियल आया तो उस केस में फाइंड दें, उसको ढूंढना भी है।
और अगर रियल नहीं आया तो हमको नहीं ढूंढना। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ। पहले इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ढूंढो तो आप लोग कितना आना चाहिए। हाँ देखो, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। b इज इक्वल्स टू होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू आइडेंटिफाई करो कितना है, -3, तो उसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 2 और इंटू सी का वैल्यू 5। दिस इज इक्वल्स टू 9 माइनस मेरे ख्याल में 40 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, -31। पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव होने से आपका कमेंट कैसा रहेगा, इट विल हैव क्या, नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन का अगर सिचुएशन है तो सॉल्व करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चलो आगे, ठीक है, सेकेंड वाला कर रहे हैं, आप लोग भी ट्राई करो। सेकेंड वाले के लिए डी का फॉर्मूला तो फिर वही होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू सेकेंड वाले के लिए आई थिंक -4√3, उसका स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू शायद से 3 और सी का वैल्यू शायद से 4। सॉल्व करने पे यहां से आंसर 48 और वहां से भी आंसर 48, दिस इज इक्वल्स टू 0। 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। नीचे लिखो देयरफॉर इट विल हैव कैसा रूट्स बताओ, रियल एंड इट विल हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। अच्छा, अगर रियल एंड इक्वल आ रहा है तो ढूंढना चाहिए कि नहीं ढूंढना चाहिए, ढूंढना चाहिए। क्या आ जाएगा बताओ, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ट्वाइस से वैल्यू पुट करो यहाँ, मेरे ख्याल में माइनस ऑफ -4√3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 0 आ रखा है हमारा, और डिवाइडेड बाय ट्वाइस से यानी कि 2 इंटू 3। फर्दर सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू आई थिंक 4√3/6 कॉमा 4√3/6। अच्छा, ये दो बार कैसे आया समझ में आया, पहले बार +0 करके और दूसरे बार -0 करके, बट 0 का कोई इंपैक्ट तो होगा नहीं, तो आपका आंसर ऐसा रहेगा 4√3/6, 4√3/6। काटो इसको तो ऊपर 2 और नीचे 3, इसमें भी ऊपर 2 और नीचे 3, तो x इक्वल्स टू 2√3/3 कॉमा 2√3/3। ठीक है, ये आंसर है। थर्ड वाला ट्राई करो। थर्ड वाले के लिए b के लिए फॉर्मूला तो वही रहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू डालो तो b का वैल्यू -6 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करने पे 36 माइनस 4 टू 8 और 24, दिस इक्वल्स टू 12 शेयर। ये कैसा है बताओ, ग्रेटर देन 0, कमेंट क्या करोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, इट विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, आगे लिखूं देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस ऑफ -x प्लस माइनस रूट ओवर d का वैल्यू हमारा 12 आया था बाई 2a, तो 2 इंटू 2, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट ओवर 12/4। थोड़ा और सॉल्व हो जाएगा ये वाला, x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस रूट ओवर 12/4। अच्छा, 12 का क्या कर सकते हो, 6 प्लस माइनस रूट ओवर 4 इंटू 3/4। सो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 2 रूट ओवर 3/4। ऊपर से शायद 2 कॉमन ले सकते हो, तो x इक्वल्स टू 2 कॉमन, अंदर बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3/4। एक के 2 और 4 कट के 2, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 3/2 एक पार्ट और 3 माइनस रूट 3/2 दूसरा पार्ट। ये आपका आंसर है। चलो आगे चल रहे हैं, इसको देखो, इसमें 3 स्टार लगाओ, इंपॉर्टेंट आइडिया है ये वाला।
करें, देखो एक बार, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, so that they have two equal roots. इक्वल रूट्स के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट क्राइटेरिया याद करो क्या था, आप लिखो फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल्स टू 0. d का फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0. दिस एम्प्लाइज b के जगह पर k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0. दिस एम्प्लाइज k स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में 24, सही बोल रहा तो, इक्वल्स टू 0. सो यहां से k स्क्वायर इक्वल्स टू 24, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 24, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके प्लस माइनस रूट अंडर 4 इंटू 6, सो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट ओवर 6. ये आंसर है, आप चलेगा. सेकेंड वाले पार्ट को देखो, सेकेंड वाले में देखो, ये ढंग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं दिया है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, इसमें वो सब सारा चीज गायब है. तो आप क्या करोगे, ये जो के एक्स वाला पार्ट है ना, इसको पहले उठा के अंदर ले जाओ आप, तो क्या हो जाएगा बोलो, के एक्स स्क्वायर माइनस मेरे ख्याल में 2kx और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. दिस एम्प्लाइज, या दिस एम्प्लाइज नहीं, अब इसके नीचे लिखो, नाउ फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स लिखना d इज इक्वल्स टू 0. दिस एम्प्लाइज माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल्स टू 0. दिस एम्प्लाइज 4k स्क्वायर, और इनको उधर शिफ्ट कर तो आ जाएगा इक्वल्स टू 24k. दोनों में से 4 काटो तो 6, यहां से आपको मिलेगा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6k, एक k भी काट तो आपको मिलेगा k इक्वल्स टू 6. ये आपका आंसर, ठीक है. एक और क्वेश्चन देखो, ये वैसे इजी है, पढ़ो एक बार देखना, बात करते हैं इसमें. जब कभी भी किसी क्वेश्चन में इज इट पॉसिबल टू डिजाइन वाला क्लॉज लगा के वो दे दे आप, ठीक है ना, इसमें ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसका तो 2-3 स्टेप में आंसर ही आ जाता है. लेकिन जब कभी भी इज इट पॉसिबल वाला क्वेश्चन आए तो उसका लॉजिक एक्चुअली ऐसा है, कुछ देखो कि जब आप इक्वेशन को डेवलप करोगे ना, तो सब कुछ कर कुरा के आपको इस टाइप का कोई एक इक्वेशन मिल जाएगा, और आपका काम है कि आप इमीडिएटली इसको सॉल्व करना स्टार्ट मत करो. अगर क्वेश्चन ऐसा है कि सिचुएशन आपको बताया हुआ, जैसे मान लो कि हम लोग ये सब जो पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ. जैसे ये जो क्वेश्चन, अब ये बोल रहा है कि सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर से इतना, ये करो वो करो, और बताओ कि दोनों स्क्वायर का साइड लेंथ कितना हो. तो इसमें ये मेरे को ये नहीं बोल रहा है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता. ये बोल रहा है कि ऐसा होगा, ये पक्का है. तुम क्या करो कि स्क्वायर का हमको साइड का वैल्यू बताओ. लेकिन यहीं पर इस क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन टू स्क्वायर सच दैट, ये सारा कंडीशन लगा के दे देता. तो अगर सपोज करो कि हमको पहले से बोला हो कि स्क्वायर तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा, तुम्हारा काम है कि तुम हमको साइड का वैल्यू ढूंढ के बताओ. उस केस में आप आराम से इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, और आप अपना देखो कि कैसे आप मिडिल टर्म वगैरह करोगे एंड सो एंड्स. लेकिन अगर क्वेश्चन के शुरुआत में ऐसा बोला हो कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, और बाद बाकी फिर आपको कुछ करने के लिए बोला हो, तो उस केस में आप क्या करना है कि पहले आप इक्वेशन डेवलप कर लेना अपना अच्छे से, लेकिन सॉल्व करना स्टार्ट करने के पहले आप एक बार इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट ढूंढ के देखें. कभी कभार ऐसा होगा कि इक्वेशन तो आपने बना लिया, लेकिन फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट आपके आ गया लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट अगर आगे किसी इक्वेशन का लेस देन 0, दैट मींस कि आप कितना भी ट्राई कर लो, वो इक्वेशन तो आपसे सॉल्व होने वाला है नहीं. आया बात समझ. और उस सिचुएशन में हम बोलेंगे कि देखो यार, ये जो हम डिजाइन बनाना चाह रहे थे ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकल के नहीं आ रहा. लेकिन इन केस जो इक्वेशन आपने डेवलप किया है उसका डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 अगर आ रहा है, तो आपकी इक्वेशन को आप सॉल्व करो, और जो आंसर आएगा वो आंसर बताओ, और लास्ट में ये लाइन लिखो कि देखो ऐसा हो सकता है. और अगर आपकी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट इन द फर्स्ट प्लेस क्या आ गया, नेगेटिव, तो आप बोल दो कि ऐसा नहीं हो सकता. आया लॉजिक समझ. और ये सारा का सारा ड्रामा कब करना है, जब आपके क्वेश्चन में ये वाला लाइन रहेगा कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन.
अगर ऐसा लाइन नहीं है, डायरेक्टली बोला कि सो एंड सो सिचुएशन आप सॉल्व करके बताओ, तो फिर आपको ये सब क्रॉस चेक करने का दरकार नहीं। लेकिन अगर इज इट पॉसिबल टू डिजाइन वाला क्लॉज है, तो एक बार आप पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल के चेक कर ले, चलेगा मेरे ख्याल में। अब बाकी क्वेश्चन को पढ़ो। तो ये बोल रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice the breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल के डिजाइन में लेंथ को कैसा लेना है, ब्रेथ का डबल, और एरिया को कितना लेना है, 800। पूछ रहे कैसा रेक्टेंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, तो लिखो कौन इंडिपेंडेंट है लेंथ और ब्रेथ में से, ब्रेथ। तो लिखो लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, therefore लेंथ इज इक्वल्स टू क्या, 2x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इज इक्वल्स टू क्या, 800 होना चाहिए। दिस एम्प्लाइज क्या, 2x into x equals to 800। This implies 2x square is equals to 800। So x square is equals to 400। x equals to कितना, 20। वैसे यहां पर भी प्लस माइनस आना चाहिए था, बट माइनस क्यों इग्नोर कर रहे हैं। x जो है वो ब्रेथ का वैल्यू बता रहा है आपको, ब्रेथ का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस वाला नहीं ले रहे। नीचे लिखो देयरफॉर ब्रेथ इक्वल्स टू 20 एंड लेंथ इज इक्वल्स टू कितना, 40। और उसके नीचे एक और लाइन लिखो कि हेंस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना।